दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा शहर था जहां जिंदगी आमधारा में बहती थी। उसी शहर के एक पुराने वीराने से बस स्टैंड पर जिंदगी की सबसे कठोर और बेरहम सच्चाई अपना साम्राज्य चलाती थी। यहीं एक फुटपाथ के किनारे पन्नी और गंदगी के ढेर के पास सूरज नाम का एक लड़का रहता था। उम्र थी कोई 15 साल पर उसकी आंखों में जीवन के वो घाव थे जो शायद किसी बूढ़े के भी नहीं होते। सूरज एक अनाथ था। उसे यह भी ठीक से याद नहीं था कि उसके माँ बाप थे भी या नहीं। होश संभालते ही उसने इसी फुटपाथ को अपना घर बना लिया था। उसकी दुनिया इसी बस स्टैंड के चारों ओर सिमट कर रह गई थी। उसकी दिनचर्या एक जैसी और दर्दनाक थी। सुबह होते ही बसों के शोर और यात्रियों की भीड़ के बीच वह अपनी जगह पर बैठ जाता। उसके हाथ दया के लिए फैले रहते। कभी कभी कोई राहगीर उस पर दया करके एक दो या कोई सस्ती बिस्कुट की पड़िया थमा देता। यही उसका गुजारा था। पर ऐसे दिन बहुत कम आते थे। ज्यादातर दिन तो उसके लिए एक लंबी यातना की तरह होते। कोई उसे अजीब नजरों से देखता, कोई डांट कर चला जाता, तो कोई उसे कामचोर या निकम्मा जैसे शब्द सुनाकर वहां से हट जाता। अपमान और घृणा उसके दिन का हिस्सा थे। रातें और भी भयानक होती। ठंड का मौसम हो या बारिश का, उसे वही फुटपाथ, वही ठंडा फर्श ही अपनी चादर और बिस्तर बनाना पड़ता। भूखे पेट सोना तो आम बात थी। पेट में चूहे दौड़ते और आंखों के सामने अंधेरा छाता पर उसके पास करने को कुछ नहीं होता। वह सिर्फ सो जाना चाहता था ताकि कुछ देर के लिए इस कठोर हकीकत से दूर निकल सके। उसकी हालत देखकर कोई दिल नहीं पसीजता था। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर मैल की परत जम चुकी थी और बाल उलझे हुए थे। वह अपनी उम्र का एक जीता जागता कार्टून लगता था। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। सूरज हमेशा की तरह फुटपाथ पर बैठा आते जाते लोगों से गिड़गिड़ा रहा था। साहब, कुछ खिला दो, भगवान भला करेगा, कोई पैसे दे दो। उसकी आवाज में एक थकी हुई दया थी जो शायद ही किसी के दिल तक पहुंच पाती। कई लोग निकल गए, कोई रुका नहीं। सूरज का सिर शर्म और निराशा से झुक गया। तभी उसने देखा कि एक 50 साल के लगभग का एक व्यक्ति धीमे कदमों से उसी ओर आ रहा है। उनके चेहरे पर एक गंभीरता थी, पर आंखों में एक अजीब सी शांति झलक रही थी। सूरज ने एक आखिरी कोशिश की। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और कहा, साहब, कुछ खिला दो या कुछ पैसे दे दो, आपका भला होगा। वह व्यक्ति रुक गया। उसकी नजर सूरज के चेहरे पर टिक गई। उसने सूरज की आंखों में झांका। वहां छिपी मासूमियत और गहरा दर्द, दोनों को उसने पल भर में पढ़ लिया। यह दर्द सिर्फ भूख का नहीं था, बल्कि तिरस्कार और अकेलेपन का दर्द था। सूरज की आंखों ने उस व्यक्ति के दिल के तार को छेड़ दिया। वह व्यक्ति बोला, उठो बेटा, इस गंदगी में मत बैठो। यह कहकर उसने सूरज का हाथ पकड़ा और उसे उठाया। सूरज हैरान था। उसे किसी का इतना कोमल स्पर्श याद नहीं आ रहा था। वह व्यक्ति उसे बस स्टैंड के बाहर बनी एक छोटी सी चाय की दुकान पर ले गया। उसने दुकानदार से 2 चाय और एक प्लेट बिस्कुट मंगवाए। चाय और बिस्कुट सामने आए तो सूरज की आंखें चमक उठी। वह बिना कुछ कहे जल्दी जल्दी चाय पीने और बिस्कुट खाने लगा, मानो कोई उसे छीन लेगा। उस व्यक्ति ने चुपचाप उसे खाते पीते देखा। एक प्याली गर्म चाय और कुछ बिस्कुट, दुनिया के लिए यह सामान्य था, पर सूरज के लिए यह एक दावत थी। जब सूरज का पेट भर गया तो वह व्यक्ति बोला, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? साहब, मेरा नाम सूरज है। सूरज ने शर्म से सिर झुकाते हुए कहा, सरज, बहुत सुंदर नाम है। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? सूरज की आंखें नम हो आई। उसने धीमी आवाज में कहा, साहब, मेरा कोई नहीं है। जब से होश संभाला सूरज की है। इसी बस स्टैंड पर हूं। मैंने कभी मां बाप को जाना ही नहीं। उस व्यक्ति की आंखों में एक करुणा उमड़ आई। वह बोला, तो बेटा, तुम क्या करते हो? कमाते कैसे हो? साहब, बस भीख मांगकर गुजारा हो जाता है, सूरज ने कहा। पर इस बार उसकी आवाज में शर्म थी। व्यक्ति ने गहरी सांस ली और कहा, सूरज बेटा, कब तक भीख मांगकर खाते रहोगे? एक न एक दिन लोग तुम्हें भीख देना भी बंद कर देंगे। सूरज ने सच्चाई स्वीकार करते हुए कहा, साहब, आप सही कह रहे हैं। अभी भी कई लोग मुझे मारकर भगा देते हैं।
कोई कुछ नहीं देता। आज तो सुबह से मैं भूखा ही था, आपने ही कुछ खिलाया है। आपका शुक्रिया साहब। सूरज की इस सीधी साधी बात ने उस व्यक्ति को और भी अंदर तक छू लिया। वह बोला, सुनो बेटा, मैं तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसे ध्यान से सुनो। कब तक भीख मांगोगे? भीख मांगकर जिंदगी नहीं जी जाती बेटा। अभी तुम छोटे हो, मासूम हो, इसलिए कुछ लोग तुम पर तरस खाकर कुछ दे देते हैं, पर जब तुम कुछ बड़े हो जाओगे तो तुम्हें कोई कुछ नहीं देगा, तुम्हें और भगाएगा, और किसी से मांगकर खाकर पूरी जिंदगी नहीं कटती। सूरज उसकी बातें गंभीरता से सुन रहा था। यह पहली बार था जब कोई उसे डांट या भगा नहीं रहा था, बल्कि सही रास्ता दिखा रहा था। व्यक्ति ने आगे कहा, बेटा कुछ काम करो ताकि तुम अपनी कमाई से अपना पेट भर सको। कब तक इस दुनिया से भीख मांग कर खाओगे? काम करके खाओगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा और दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और एक बात यह है कि तुम अगर काम करोगे तो तुम हर रोज पेट भरकर खाना खा सकोगे, कभी भूखे नहीं सोना पड़ेगा। सूरज को उस व्यक्ति की बात समझ आने लगी। एक अजीब सी प्रेरणा उसके भीतर जाग रही थी, पर वह डरा हुआ भी था। वह बोला, साहब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ आता ही नहीं। क्या कोई मुझ जैसे भिखारी को काम देगा? कौन रखेगा मुझे काम पर? व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक अंदाजा कैसे लगा सकते हो? यह कैसे कह सकते हो कि काम नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है कि तुम्हें कहीं काम नहीं मिलेगा। तुम कोशिश करोगे तो काम जरूर मिल जाएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस तुम कोशिश करना मत छोड़ना। इतना कहकर वह व्यक्ति उठ खड़ा हुआ। उसने सूरज के सिर पर हाथ फेरा और बोला, अच्छा बेटा मैं चलता हूं, तुम इस बारे में सोचना, भगवान तुम्हारा भला करे। वह व्यक्ति चला गया, पर उसके शब्द सूरज के कानों में गूंज रहे थे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सूरज वहीं चाय की दुकान के पास खड़ा रहा। उसके मन में तूफान उठ रहा था। उस व्यक्ति ने उसे जीवन का वह सच बता दिया था जिसे वह अनजाने में जी रहा था। काम करके खाओगे तो कभी भूखे नहीं सोना पड़ेगा। यह वाक्य उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। भूखे सोने का दर्द तो उसे पता था। अगर काम करके वह उस दर्द से बच सकता है तो यह तो स्वर्ग होगा। उस रात सूरज फुटपाथ पर लेटा हुआ था, पर उसकी आंखें खुली हुई थी। वह आसमान में टिमटिमाते तारों को देख रहा था। उसके मन में एक नई चिंगारी जल उठी थी। एक उम्मीद की किरण ने उसके अंधकारमय जीवन में प्रवेश किया था। उसने ठान लिया था, कल से वह भीख नहीं मांगेगा, वह काम की तलाश में निकलेगा, वह अपनी किस्मत बदलने का प्रयास करेगा। अगली सुबह सूरज की आंखें एक नए जोश के साथ खुली। रात भर वह उस अनजान व्यक्ति की बातें सोचता रहा था। काम करके खाओगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, कभी भूखे नहीं सोना पड़ेगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह शब्द उसके मन में एक मंत्र की तरह गूंज रहे थे। आज उसने तय कर लिया था, आज से वह भीख नहीं मांगेगा, आज से वह काम ढूंढने निकलेगा। उसने पास की एक नलिया से मुंह हाथ धोया। फटे हुए कपड़ों में ही वह बस स्टैंड से बाहर निकल आया। सुबह सुबह की भीड़ बढ़ने लगी थी, दुकानें खुल रही थी। सूरज के मन में एक अजीब सा डर और उम्मीद का मिश्रण था। वह पहली बार भीख मांगे बिना काम मांगने जा रहा था। उसकी नजर सबसे पहले बस स्टैंड के बाहर लगी। एक जूस की दुकान पर पड़ी। दुकान पर एक आदमी संतरे निचोड़ रहा था और ग्राहकों को जूस परोस रहा था। सूरज ने हिम्मत बटोरी और दुकान के पास जाकर खड़ा हो गया। क्या है, जूस लेना है? दुकानदार ने उसे देखकर पूछा। नहीं साहब, सूरज ने डरते डरते कहा। आप कोई काम देंगे? मैं आपकी दुकान पर काम कर लूंगा, बर्तन धो दूंगा, सफाई कर दूंगा। दुकानदार ने उसे गौर से देखा। सूरज के फटे कपड़े और मैले शरीर को देखकर उसकी नाक सिकुड़ गई। चल चल यहां से हट, दुकानदार चिल्लाया। तेरे जैसे भिखारी को कोई काम पर क्यों रखेगा? मेरे ग्राहक भाग जाएंगे। चल निकल यहां से। सूरज के मन को एक झटका लगा। उसने सोचा था कि शायद कोई उसे काम दे दे, लेकिन पहली ही जगह पर उसे इतनी बुरी तरह से ठुकरा दिया गया। वह वहां से चला आया। उसका सिर शर्म से झुका हुआ था, लेकिन फिर उसे उस व्यक्ति की बात याद आई। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने देखा कि सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा था जहां लोग नाश्ता कर रहे थे। वह वहां की ओर बढ़ा।
ढाबे का मालिक बर्तन साफ कर रहा था। सूरज ने उसके पास जाकर विनम्रता से कहा, साहब क्या आप मुझे कोई काम देंगे? मैं बर्तन धो सकता हूं, सफाई कर सकता हूं, कुछ भी कर दूंगा। ढाबे के मालिक ने उसे देखा। बेटा यहां कोई काम नहीं है, मेरे पास पहले से ही एक लड़का काम करता है, मैं तुझे काम क्यों दूंगा? जा कहीं और जा। पर साहब मैं बहुत मेहनत से काम करूंगा। सूरज ने फिर कोशिश की। मैंने कह दिया ना कोई काम नहीं है, ढाबे के मालिक ने आवाज ऊंची करते हुए कहा और अंदर चला गया। सूरज का दिल एक बार फिर टूट गया। 2 जगहों से मना सुनकर उसके भीतर का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। शायद वह व्यक्ति गलत था, शायद उस जैसे भिखारी को कोई काम नहीं देता। वह सड़क पर चलता रहा। उसने एक किराना स्टोर देखा। अंदर जाकर उसने मालिक से काम मांगा। मालिक ने उसकी तरफ घृणा भरी नजरों से देखा और चिल्लाया, बाहर निकलो, तुम्हारे जैसे गंदे लड़के को देखकर मेरे ग्राहक दुकान में नहीं आएंगे। चोरी करने आए हो क्या? नहीं साहब, मैं चोरी नहीं करूंगा, सूरज ने कहा। लेकिन दुकानदार ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे धक्का देकर बाहर निकलवा दिया। इसके बाद का पूरा दिन सूरज के लिए असफलताओं का एक लंबा सिलसिला बन गया। वह एक के बाद एक दुकानों में गया। फल विक्रेता, मोची, छोटा सा सब्जी मंडी, एक साइकिल की दुकान, हर जगह उसे वही जवाब मिला। किसी ने उसके फटे कपड़ों और गंदे रूप रंग को देखकर मना कर दिया, तो किसी ने बिना कारण बताए ही भगा दिया। किसी ने यह भी नहीं सुना कि वह क्या कहना चाहता है। दोपहर बीत गई। सूरज का पेट भूख से चूर चूर हो रहा था। आज उसने भीख नहीं मांगी थी, इसलिए उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। उसके पैरों में चलने से दर्द हो रहा था और मन में निराशा घर करने लगी थी। शाम का अंधेरा धीरे धीरे छाने लगा। सड़कों पर लोगों की भीड़ कम होने लगी और दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद करने लगे। थका हारा, निराश और भूखा सूरज वापस उसी बस स्टैंड के फुटपाथ पर आकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने आप से सवाल किया, क्या मेरी किस्मत में सिर्फ भीख मांगना ही लिखा है? क्या मुझ जैसे भिखारी को कोई काम नहीं देगा? क्या मैं जिंदगी भर इसी फुटपाथ पर पड़ा रहूंगा? उसका सारा आत्मविश्वास, सारी उम्मीदें सब टूट चुकी थी। उसे लगा जैसे उसने जितनी कोशिश की उतनी ही ज्यादा उसकी हार हुई। वह लेट गया और आसमान में टिमटिमाते तारों को देखने लगा। उसकी भूख और थकान से आंखें भारी हो रही थी। तभी अचानक उसके दिमाग में वह व्यक्ति फिर से घूम गया। उसकी गहरी दृढ़ आवाज सुनाई दी, बेटा जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक अंदाजा कैसे लगा सकते हो? ऐसा नहीं है कि तुम्हें कहीं काम नहीं मिलेगा, तुम कोशिश करोगे तो काम जरूर मिल जाएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस तुम कोशिश करना मत छोड़ना। यह वाक्य उसके मन में बार बार गूंजने लगा, जैसे कोई मंत्र। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या सच में ऐसा है? क्या सिर्फ 4 जगह मना होने का मतलब है कि दुनिया की हर दुकान उसे मना कर देगी? शायद नहीं। शायद उस व्यक्ति ने सच कहा था। शायद किस्मत उसी का साथ देती है जो हार नहीं मानता। एक नया विचार उसके मन में कौंधा। आज उसने जहां भी कोशिश की वे सभी जगह मुख्य सड़क पर थी जहां ज्यादा लोग आते जाते हैं। हो सकता है वहां के दुकानदारों को उसकी ज्यादा जरूरत ना हो या वे उसकी स्थिति देखकर डर गए हो। शायद उसे किसी छोटी साधारण सी जगह पर कोशिश करनी चाहिए, किसी ऐसी जगह जहां बहुत ज्यादा चमक दमक ना हो, जहां सिर्फ मेहनत की कदर हो। इस विचार ने उसे फिर से एक बार उम्मीद की किरण दिखाई। उसने ठान लिया कि कल वह फिर कोशिश करेगा। कल वह शहर के उन छोटे छोटे गलियारों में जाएगा जहां छोटी मोटी मरम्मत की दुकानें होती हैं। उसने अपना पेट भूखा रहने का फैसला कर लिया था, लेकिन कोशिश करना नहीं छोड़ना था। अगली सुबह सूरज फिर से उठा। आज उसके चेहरे पर कल जैसी नई उम्मीद नहीं थी, बल्कि एक दृढ़ संकल्प था। वह सीधे बस स्टैंड से निकलकर पीछे की ओर बनी छोटी गलियों में चल पड़ा। यहाँ दुकानें छोटी थी, जगह कम थी और लोग सादगी से काम कर रहे थे। वह काफी देर तक चलता रहा। उसने एक पुराने साइकिल मरम्मत की दुकान देखी, पर वहां भी मना कर दिया गया। उसने एक लोहार की दुकान देखी, पर वहां भी कोई काम नहीं मिला। पर इस बार सूरज ने हार नहीं मानी। वह लगातार आगे बढ़ता रहा। चलते चलते वह शहर के एकदम किनारे पर पहुंच गया। यहाँ बस्तियां कम थी और सड़क के किनारे कुछ छोटे छोटे गैरेज और गोदाम थे।
तभी उसकी नजर एक छोटे से मोटर गैरेज पर पड़ी। यह कोई बड़ी दुकान नहीं थी, बल्कि एक पुरानी छोटी सी जगह थी जिसके सामने 2-3 पुरानी बाइकें खड़ी थी। दुकान के अंदर एक शख्स एक बाइक का पहिया उतारने में व्यस्त था। सूरज ने हिम्मत जुटाई और दुकान के बाहर जाकर खड़ा हो गया। वह आदमी जिसका नाम अशोक था ने उसे देखा। सूरज ने विनम्रता से पूछा, अंकल जी, क्या आप कोई काम देंगे? अशोक मैकेनिक ने अपना काम रोका और सूरज की ओर देखा। उन्होंने उसके फटे कपड़े देखे, उसके शरीर पर जमी मैल देखी, लेकिन उनकी नजर उसकी आंखों पर टिक गई। उन्होंने वहां एक अलग ही चीज देखी, एक प्यास, एक जिज्ञासा और कोशिश करने की एक इच्छा। अशोक ने पूछा, क्या काम कर सकता है तू? सूरज ने ईमानदारी से जवाब दिया, जो काम करने को बोलोगे वही कर लूंगा। अशोक मैकेनिक मुस्कुराए। देख बेटा, यह जो काम है इसे पहले सीखना पड़ता है। सूरज ने फौरन कहा, तो अंकल जी सिखा दो। यह सुनकर अशोक की आंखों में एक चमक आई। उन्होंने पूछा, बेटा रहता कहां है तू और अपना नाम तो बता। सूरज ने कहा, अंकल जी, मेरा नाम सूरज है और मैं बस स्टैंड के फुटपाथ पर रहता हूं, वहीं सोता हूं। अशोक ने पूछा, तो बेटा पहले क्या करते थे? सूरज ने सच कहा, मैं पहले भीख मांगता था, पर अब मुझे समझ आ गया है कि भीख मांगकर जिंदगी नहीं जी सकता, काम करके ही जिंदगी जी सकता हूं। इसलिए कल से काम की तलाश कर रहा हूं। किसी ने काम पर नहीं रखा, बस अब आपसे उम्मीद है कि आप जरूर मुझे कोई ना कोई काम जरूर देंगे। सूरज की इस ईमानदारी और जिज्ञासा ने अशोक के दिल को छू लिया। वह कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, देख बेटा, मुझे एक लड़के की जरूरत है, दुकान की सफाई के लिए और मेरी मदद के लिए। सूरज खुशी से झूम उठा। उसने कहा, मैं अच्छे से सफाई कर दिया करूंगा और आपकी मदद भी कर दिया करूंगा। अशोक ने कहा, ठीक है बेटा, पर पैसे मैं ज्यादा नहीं दे सकता और बस 2 समय की रोटी दे सकता हूं। जैसे जैसे तू काम सीखेगा करेगा तो तेरे पैसे भी बढ़ा दूंगा। सूरज ने कहा, जैसा आप कहेंगे मुझे सब मंजूर है। अशोक ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बेटा लग जा काम पर। उस पल सूरज के सामने पूरी दुनिया बदल गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। उसकी लगातार की गई कोशिशों ने आखिरकार रंग ला ही दिया था। उस दिन सूरज ने अशोक मैकेनिक के साथ काम किया। शाम को जब दुकान बंद हुई तो अशोक ने सूरज को हॉबीज दिए और कहा, यह लो बेटा, रात के खाने के लिए पैसे, कल सुबह जल्दी आ जाना। सूरज ने पैसे लिए और उनका धन्यवाद किया। वह वापस फुटपाथ पर आकर बैठ गया। आज उसके हाथ में भीख के पैसे नहीं, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई थी। उसने सोचा, उस अनजान व्यक्ति ने सही कहा था। अगर वह कल निराश होकर बैठ जाता तो आज यह काम नहीं मिलता। कोशिश करते रहना ही सफलता की चाबी है। उस रात सूरज ने पहली बार चैन की सांस ली। सूरज के जीवन में पहली बार एक लय आई थी। अब उसकी सुबह भीख मांगने की उदासी से नहीं, बल्कि काम पर जाने की उत्सुकता से होती थी। वह सुबह जल्दी उठता, नलिया से नहा धोकर अशोक मैकेनिक के गैरेज की ओर निकल पड़ता। पहले दिन की तरह अशोक जी अक्सर उससे पहले ही पहुंच जाते। सूरज का पहला काम होता दुकान के बाहर और अंदर की सफाई करना। वह बड़ी मन से झाड़ू लगाता, पानी का छिड़काव करता और हर कोने की सफाई करता। यह कोई छोटा काम नहीं था। तेल, ग्रीस और धूल में सनी उस दुकान को साफ करना एक चुनौती थी, पर सूरज के लिए यह उसके नए जीवन का पहला पाठ था। वह इसे पूरी ईमानदारी से करता। सफाई के बाद अशोक जी उसे नाश्ते के लिए कुछ पैसे देते। पहली बार जब सूरज ने अपनी मेहनत की कमाई से 2 समोसे खरीदे तो उनके स्वाद ने उसकी जुबान पर मिठास खोल दी। यह स्वाद सिर्फ समोसों का नहीं, बल्कि स्वाभिमान का था। दिन भर सूरज अशोक जी के पास बैठा रहता। वह चुपचाप उनके हाथों को देखता रहता, कैसे वे एक पेंच को कसते हैं, कैसे इंजन के पुर्जे खोलते हैं, कैसे वेल्डिंग करते हैं। उसकी आंखों में एक अटूट जिज्ञासा थी। वह हर चीज सीखना चाहता था। धीरे धीरे वह छोटे मोटे काम संभालने लगा। अशोक जी कहते, सूरज, यह रिंच देना या वह थोड़ा लाना। सूरज से ही टूल पहचान कर ला देता। वह टूल बॉक्स में पड़े हर औजार का नाम और काम पूछता। अशोक जी उसे समझाते, यह स्पैनर है या प्लायर है या सॉकेट सेट है। सूरज का दिमाग एक सूखे स्पंज की तरह
हर जानकारी को सोख रहा था। एक दिन अशोक जी ने उसे 2 कप चाय लाने के लिए कहा। सूरज दौड़कर पास की दुकान से चाय ले आया। चाय पीते हुए अशोक जी ने पूछा, क्या सोच रहे हो बेटा? इतने गहन में सूरज ने इशारा किया उस बाइक की ओर जिस पर अशोक जी काम कर रहे थे। उस्ताद जी, इस बाइक में क्या प्रॉब्लम है? अशोक जी मुस्कुराए। उन्हें सूरज की इस जिज्ञासा से खुशी हो रही थी। देखो बेटा, इसके इंजन में खराबी आ गई है, आवाज गड़बड़ आ रही है ना। समझो जैसे इंसान का दिल धड़कना बंद कर दे, वैसे ही इसका इंजन, हमें इसे ठीक करना है। सूरज बड़े ध्यान से सुनता। यह उसकी पहली सीख थी। वह अब सिर्फ सफाई का लड़का नहीं रह गया था, वह एक विद्यार्थी था। फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने सूरज के जीवन को एक नई दिशा दे दी। एक दिन दोपहर में एक आदमी अपनी बाइक लेकर आया। बाइक बिल्कुल चलना बंद कर चुकी थी। अशोक जी ने जांच की, प्लग खराब हो गया है। उन्होंने कहा, सूरज, अंदर से एक नया स्पार्क प्लग लेकर आओ। सूरज तुरंत दौड़ा। उसे अब पता था कि स्पार्क प्लग कहां रखते हैं। वह सही प्लग लेकर आया। अशोक जी ने प्लग बदला और बाइक स्टार्ट कर दी। बाइक की आवाज फिर से गूंजने लगी। ग्राहक खुश हुआ। उसने अशोक जी को पैसे दिए और जाते जाते सूरज की तरफ देखकर कहा, शाबाश बेटे, जल्दी टूल पहचान लिया। यह कहकर उसने सूरज की पीठ थपथपाई। उस पल सूरज के भीतर कुछ हिल गया। ग्राहक के चेहरे पर संतुष्टि थी, उसकी आवाज में प्रशंसा थी और उस स्पर्श में सम्मान था। यह पहली बार था जब किसी ने उसे शाबाश कहा था, उसे बेटे कहकर पुकारा था। यह भीख मांगते वक्त मिलने वाले रुपए से कहीं ज्यादा कीमती था। उसे एहसास हुआ कि काम सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि सम्मान और पहचान पाने का भी रास्ता है। उस रात फुटपाथ पर लेटे सूरज ने आंखें बंद करके उस ग्राहक के चेहरे को याद किया। उसके मन में एक नया सपना जन्म ले रहा था, एक कामयाब मैकेनिक बनने का सपना। वह अशोक उस्ताद जी की तरह बनना चाहता था। वह चाहता था कि लोग उसके पास अपनी गाड़ियां ठीक कराने आए, उसकी तारीफ करें और उसे सम्मान दें। यह सपना उसके लिए एक नई ऊर्जा बन गया। अब सूरज की दिनचर्या और गहन हो गई। वह सफाई के बाद अशोक जी के पास बैठकर हर काम को बारीकी से देखता। वह सवाल पूछता, उस्ताद जी, यह आवाज क्यों आ रही है? यह वायर किस काम आती है? ब्रेक कैसे काम करते हैं? अशोक जी उसे धैर्य से समझाते। वे देख रहे थे कि सूरज में सीखने की एक असीम ललक है। वह सिर्फ काम नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी संभालना चाहता था। समय बीतता गया। सूरज को अशोक जी के साथ काम करते हुए 1 महीना बीत चुका था। अब वह छोटी मोटी समस्याएं पहचानने लगा था। उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा था। अशोक जी को भी उस पर भरोसा होने लगा था। फिर बारिश का मौसम आया। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। सूरज की चादर और वह फुटपाथ पानी में भीग गए थे। अगली सुबह वह दुकान पर कुछ देर से पहुंचा। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अशोक जी ने देखा कि सूरज का चेहरा उतरा हुआ है और वह छींक रहा है। सूरज, आज इतनी देर कैसे? अशोक जी ने पूछा। यह बाइक तो सुबह ही देनी है कस्टमर को, माफ कीजिए। उस्ताद जी, सूरज ने थकी आवाज में कहा। आंख देर से खुली और ऊपर से तबीयत में गड़बड़ लग रही है, तो डॉक्टर से दवाई लेकर आया हूं और नाश्ता करके आया हूं। अशोक जी ने उसकी ओर देखा। उन्होंने सूरज के गीले कपड़ों और थके हुए चेहरे को नोटिस किया। उन्हें एहसास हुआ कि यह लड़का सिर्फ उनका कामगार नहीं रह गया है। वह चिंतित हुए बिना नहीं रह सके। कोई बात नहीं बेटा, उन्होंने कहा, अब इस बाइक को जल्दी तैयार करो। सूरज ने तुरंत कपड़े बदले और बाइक पर काम शुरू कर दिया। उसने बाइक ठीक की, फिर उसे अच्छी तरह धोया और पॉलिश की। जब बाइक चमक उठी तो अशोक जी ने कहा, वाह सूरज बेटा, तूने तो इसे एकदम नया जैसा बना दिया। ग्राहक आया, बाइक देखकर खुश हुआ और अशोक जी को अच्छे पैसे देकर गया। उसने सूरज की तारीफ भी की। शाम को जब दुकान बंद होने का समय हुआ, अशोक जी और सूरज दुकान के अंदर बैठे थे। बारिश फिर से शुरू हो गई थी। अशोक जी ने सूरज की ओर देखा, जो बारिश की ओर देखकर शायद अपने भीगने वाली रात के बारे में सोच रहा था। सूरज, अशोक जी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा तुझे इतने समय हो गया मेरे पास काम करते हुए, काम भी तो अच्छा सीख गया है। मैं चाहता हूं कि तू मेरे इस गैरेज में ही रहा कर। तुझे सुबह आने में दिक्कत होती है और अब आगे सर्दियां आ रही हैं,
कैसे रह पाओगे फुटपाथ पर? सूरज चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। यह उसके लिए एक सपने जैसा प्रस्ताव था। अशोक जी ने आगे कहा, बेटा तू यहीं रहा कर बस, और सुबह मेरे आने से पहले तू गैरेज को खोल दिया कर। मैं नाश्ता तेरा लेकर आया करूंगा। सूरज की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, उस्ताद जी आपका शुक्रिया, आप कितना ख्याल रखते हैं मेरा। उस दिन के बाद सूरज की रातें आरामदायक और सुरक्षित हो गई। अब उसे चिंता नहीं थी, ना बारिश की ना सर्दी की। अशोक जी ने उसे एक पुरानी चारपाई और कंबल दिया। वह गैरेज के एक कोने में आराम से सोता। उसे एक सच्चा घर और एक परिवार मिल गया था। सूरज की जिंदगी में सुरक्षा और मकसद दोनों आ चुके थे। वह अब एक उस्ताद मैकेनिक बनने की ओर बढ़ रहा था। उसका हर दिन हर काम उसे उसके सपने के एक कदम और करीब ले जा रहा था। 2 साल समय की धारा में बहते हुए यह समय अवध सूरज के लिए एक पूरी जिंदगी बदलने जैसी थी। वह अब 17 साल का हो चुका था, लेकिन उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व और समझदार। वह अशोक मैकेनिक के गैरेज का एक अभिन्न अंग बन चुका था। अब वह लड़का नहीं रहा था जो देर से आता था या जिसकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी। एक स्थिर छत और पेट भर खाने ने उसे न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक ताकत दी थी। अब उसकी सुबह अशोक जी से भी पहले शुरू होती थी। वह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाता, गैरेज खोलता और दिन भर के काम के लिए जरूरी सामान सजा संवार कर रख देता। उसकी इस जिम्मेदारी ने अशोक जी के कंधों से एक बोझ हटा दिया था। गैरेज अब पहले से कहीं ज्यादा साफ सुथरा और व्यवस्थित था। सूरज ने हर टूल को उसकी जगह पर चिपका दिया था। तेल और ग्रीस के ड्रम एक तरफ सलीके से लगे हुए थे और पुर्जों का स्टॉक एक रजिस्टर में नोट होता था। यह सब उसकी लगन और ईमानदारी का प्रतीक था। अशोक जी अब ज्यादातर समय एक पुरानी कुर्सी पर बैठकर ही काम की निगरानी करते। उनके चेहरे पर एक स्थायी शांति और संतुष्टि थी। उन्हें पता था कि सूरज अब हर छोटे बड़े काम को बखूबी संभाल लेगा। कस्टमर जब आते तो सीधे सूरज के पास ही जाते। सूरज भैया, बाइक का ब्रेक ढीला लग रहा है, या सूरज इंजन से आवाज आ रही है, जरा देखो तो। सूरज हर ग्राहक के साथ बड़े प्यार और सम्मान से बात करता। वह जानता था कि एक अच्छा इंसान बने रहना एक अच्छा मैकेनिक बनने जितना ही जरूरी है। वह सिर्फ बाइक ठीक करने तक सीमित नहीं रहता था। वह ग्राहकों को बताता कि समस्या क्या थी, उसने क्या ठीक किया और भविष्य में कैसे सावधानी बरतनी चाहिए। यह ईमानदारी ग्राहकों का दिल जीत लेती थी। धीरे धीरे सूरज मैकेनिक का नाम इलाके में मशहूर होने लगा। लोग कहते, अरे अशोक जी के गैरेज में एक जबरदस्त लड़का आ गया है, बाइक की हर आवाज पहचान लेता है। उसकी मेहनत और लगन रंग ला रही थी। एक दिन सूरज ने अशोक जी से कहा, उस्ताद जी, मैंने पास वाली गली में एक छोटा सा कमरा देखा है, किराया भी ज्यादा नहीं है, मैं सोच रहा हूं कि वहां रहना शुरू कर दूं। अशोक जी ने पूछा, क्यों बेटा, यहां तो ठीक से रह रहे हो। सूरज ने विनम्रता से कहा, उस्ताद जी, आपने मुझे अपना घर बना लिया, इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। लेकिन अब मैं कमाने लगा हूं, मैं चाहता हूं कि अपने पैरों पर खड़ा हूं और आपको भी दुकान में जगह की दिक्कत है। अशोक जी समझ गए। उन्होंने सूरज के आत्मसम्मान को समझा और उसका फैसला सराहा। बहुत अच्छा सोचा है बेटे, तू हमेशा से ही समझदार रहा है। सूरज ने वह कमरा ले लिया। यह कोई महंगा कमरा नहीं था, बस एक छोटा सा साफ सुथरा कमरा था, लेकिन सूरज के लिए यह उसकी दुनिया थी। पहली बार उसके पास उसकी अपनी चाबी थी। उसने अपनी पहली तनख्वाह से कुछ बर्तन और एक चादर खरीदी। रात को जब वह अपने कमरे में अकेला बैठता तो उसे अपने ऊपर गर्व होता। उसने यह सब किस्मत से नहीं बल्कि अपनी मेहनत से हासिल किया था। गैरेज में अब अशोक जी की भूमिका एक मार्गदर्शक और सलाहकार की रह गई थी। वह बैठे बैठे सूरज को काम करते देखते और मन ही मन खुश होते। कभी कभी कोई पुराना और जटिल काम आ जाता तो वह उठकर सूरज को टिप्पणी देते, बेटा, यहां ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं, दिमाग लगाने की जरूरत है। और सूरज उनकी हर बात को बड़े ध्यान से सुनता। एक शाम दुकान बंद करने के बाद
सूरज अपने कमरे की छत पर बैठा हुआ था। शहर की लाइटें टिमटिमा रही थी। उसने अपने सफर पर विचार किया। उसे वह दिन याद आया जब वह फुटपाथ पर बैठा भीख मांग रहा था। उसे वह अनजान व्यक्ति याद आया जिसकी एक छोटी सी बात ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसने यह बात सच कर दिखाई थी। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक पेशा ही नहीं अपनाया है, उसने लोगों का सम्मान और अपनी एक पहचान हासिल की है। लोग अब उसे भिखारी नहीं बल्कि सूरज मैकेनिक कहकर बुलाते हैं। उन्हें उस पर भरोसा है। वह उनकी गाड़ियों की देखभाल करता है जो कई लोगों के लिए रोजी रोटी का साधन है। यह भरोसा और जिम्मेदारी उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी। उसने सोचा, अगर उस दिन वह निराश होकर बैठ गया होता, अगर उसने चौथी या पांचवी दुकान से मना सुनने के बाद हार मान ली होती, तो क्या वह आज यहां होता? नहीं, वह आज भी उसी फुटपाथ पर होता। उसकी कामयाबी का राज उसकी मेहनत, ईमानदारी और कभी हार ना मानने का हौसला था। किस्मत ने उसका साथ तभी दिया जब उसने खुद कोशिश शुरू की। उस रात सूरज ने एक डायरी खरीदी। उसने उसके पहले पन्ने पर लिखा, आज मैंने सीखा कि इंसान की किस्मत उसके हाथों में होती है। भीख मांगने वाला एक लड़का आज मैकेनिक बन गया है। यह किस्मत नहीं, मेहनत का नतीजा है। मैं उस सज्जन का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। मैं अशोक उस्ताद जी का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे हाथ पकड़कर चलना सिखाया। और मैं खुद का शुक्रगुजार हूं कि मैंने हार नहीं मानी। अगले दिन सुबह जब वह गैरेज पहुंचा तो अशोक जी ने उसे एक छोटा सा तोहफा दिया। यह एक नया चमकदार टूल बॉक्स था। अशोक जी बोले, एक असली मैकेनिक के लिए असली औजार। तू अब मेरे सहारे की जरूरत नहीं है बेटा, तू खुद एक उस्ताद बन गया है। सूरज की आंखें नम हो गई। यह टूल बॉक्स उसकी कामयाबी का प्रतीक था। सूरज की कहानी सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा है जो मुश्किल हालात में है। यह बताती है कि कोशिश, ईमानदारी और हौसला आपकी किस्मत बदल सकते हैं। क्या सूरज की कहानी ने आपको प्रेरित किया?